Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th. नमस्कार, मैं रवीश कुमार. दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे. दिल्ली को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. पत्रकारों ने कई जरूरी सवाल किए, लेकिन दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के आरोपों को लेकर अलग से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा. कायदे से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह मुख्य सवाल होना चाहिए था और एक से अधिक सवाल इसे लेकर पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली को लेकर वो सवाल ही नहीं सुनाई दिया जिसे आम आदमी पार्टी उठा रही है. दिल्ली की मतदाता सूची में 20 दिनों के भीतर 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने की अर्जी कहां से आ रही है? क्यों दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इसे अप्रत्याशित कहा है और इस पर कड़ी नजर रखने की बात कही है? इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, मगर आवेदन करने वाला ही इनकार कर रहा है. पार्टी ने कहा है कि इन सभी आवेदनकर्ताओं की जांच होनी चाहिए जिन्होंने या जिनके नाम पर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अर्जी दी है. इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी यह खबर देखिए. कम से कम इसी को लेकर आज सवाल पूछना चाहिए था. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह से 16 दिसंबर के बाद से नए वोटर के नाम जोड़ने की होड़ मची है, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि 28 नवंबर के बाद से 5 लाख से अधिक लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया है, जबकि अक्टूबर महीने के बाद 3 लाख से अधिक नए वोटर के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं. द हिंदू ने लिखा है कि इनके अलावा 1,40,000 लोगों के नाम हटाए गए. 5 लाख आवेदन की बात पर चुनाव अधिकारी ने कहा यह अप्रत्याशित है. 28 नवंबर की अंतिम तारीख के बाद 5 लाख से अधिक वोटर का आवेदन करना हैरानी की बात है. जांच होनी चाहिए. तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है. और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं. यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश. एक और आपको आंकड़ा बताती हूं. जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली. यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली. अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं. पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए. हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है. ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है. कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी. हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे. हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए. प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो. हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है
और जो ऑब्जेक्शंस हैं उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज़्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज़ ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहाँ एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहाँ पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहाँ तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट देम। यह बयान हमने इसलिए दिखाया ताकि मतदाता सूची को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पक्ष आ जाए और इसी के साथ आप चुनावी प्रक्रिया के एक बेहद जरूरी चरण के बारे में जान सकें। लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने यह सवाल नहीं पूछा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि मतदाता सूची में नाम कटवाने के आवेदन संदिग्ध तरीके से दिए जा रहे हैं। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि दिल्ली के ही मुख्य चुनाव अधिकारी ने 20 दिन में 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने के आवेदन को अप्रत्याशित बताया है, जांच करने की बात कही है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि दिल्ली चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दिल्ली को लेकर जो आरोप लगे हैं उस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा? हमें उम्मीद थी कि इस पर जवाब आएगा और आम आदमी पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर विस्तार से मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ कहेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों के नाम जोड़ने के लिए जो आवेदन आए हैं वो संदिग्ध हैं। 5 जनवरी को जैसे ही चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची जारी की, उसके अगले दिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कम से कम इन सवालों को लेकर 7 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछना चाहिए था। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में, जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं,
इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। अगर इन आरोपों पर जवाब आता तो हमारे लिए भी अच्छा होता, इसलिए इन आरोपों को दर्ज करना जरूरी है कि आरोप क्या लगाए गए। 1 लाख की वोटर की विधानसभा है नई दिल्ली। 10,000 मतदाता अपना नाम जोड़ने का आवेदन करते हैं। क्या यह सामान्य बात है? क्या आम आदमी पार्टी ने झूठे आरोप लगाए हैं? किसी भी पत्रकार ने सवाल ही नहीं किया। हमने गिना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब अपनी बात पूरी कर ली तब उसके बाद कितने सवाल पूछे गए और किस किस तरह के सवाल पूछे गए। ये सवाल कहीं से कमजोर नहीं बल्कि जरूरी हैं। लेकिन दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी तो सवाल पूछना चाहिए था। आप इसका वीडियो मोन्टाज देखिए सारे सवालों का। हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है। मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा, सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है? The Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify. And that does not help a free and fair election. फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? My question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fag end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness.
Are you Nowhere. sure that Please tell us an by example. order? No, I'm just asking. By order that you will stand by that practice? Yes, And and there is no violation. okay. And second question. Any place All right. Sir, where it has not been All started, right. tell us. Okay. Second question is. So one by one, Sir, we'll have one. second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget, whereas just 4 days later, the Delhi polling is scheduled. So don't you think the ruling party at the center will be at an advantageous position against the other stakeholders? दो सवाल हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनावों के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहे। विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है। ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? आपने हालांकि ये जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। एएनआई ने सबसे जरूरी सवाल पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शेर पढ़ा। क्या उन्होंने इशारे में आम आदमी पार्टी के लगाए आरोपों पर कुछ कहा? यह तो बहुत ही गलत बात है। सवाल पूछा जाना चाहिए था और जवाब विस्तार से आना चाहिए था, बजाय शेरो शायरी के। अब उन्हें ही बताना चाहिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये झूठ के गुब्बारे कौन उड़ा रहा है, उनके शेर का इशारा किसकी तरफ है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने करीब 8-10 सवाल तो पूछे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उन सभी सवालों के जवाब विस्तार से दिए, लेकिन दिल्ली को लेकर सटीक रूप से कोई सवाल नहीं था, जबकि नवंबर में ही यहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी 10,000 नाम नई दिल्ली जैसे संभ्रांत और बेहद आसान विधानसभा में बचे रह गए, जिनके आवेदन अब आए हैं, जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। अरविंद केजरीवाल यहां से उम्मीदवार हैं। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को ईवीएम से जोड़कर विश्वास अविश्वास के मुद्दे में भटका दिया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यह तो प्रक्रिया का सवाल है। इसका समाधान पारदर्शी तरीके से किया ही जाना चाहिए था। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए गए वो रैंडम नहीं लगते हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों के नाम लेकर बताए कि उनके नाम से एक आवेदन आता है कि दूसरे मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। जब उसे चुनाव अधिकारी बुलाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि उसने आवेदन नहीं किया। तो यह आवेदन कौन दे रहा है, कौन किसका नाम कटवा रहा है? राघव चड्ढा ने मांग की है कि जिसने मतदाता सूची में किसी के नाम को लेकर आपत्ति जताने के आवेदन दिए हैं उन सभी की जांच की जाए, उनकी पुष्टि की जाए कि ये लोग सही हैं या नहीं। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वह व्यक्ति खुद ही
एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से, और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती है। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए, और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। राघव चड्ढा के ये आरोप पहली नजर में गंभीर लगते हैं कि आखिर कौन किसी के बदले आवेदन कर सकता है, क्या वो किसी की पहचान चुरा रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। 1 महीने से आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है। अरविंद केजरीवाल तो उन लोगों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ले आए थे जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई? क्या इन सब को देखकर चुनाव आयोग को स्पष्टता से जवाब नहीं देना चाहिए था? कौन है जो हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहता है? इन सारे सवालों को दरकिनार किया गया। ये चुनाव हो रहा है या क्या हो रहा है? 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी हैं, इनके नाम से 22 नोटिसेस, 22 आवेदन पत्र दिए गए हैं 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं, 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं वो पेश होते हैं, इनके नाम से 88 एप्लीकेशंस है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती हैं, ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है। इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ।
जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और सबसे चौंका देने वाली बात, हमारे सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम काटने के लिए 2 फॉर्म 7 जमा किए गए, जिसमें से एक ऑब्जेक्टर है सुरेश देवी। ये भी 6 जनवरी को हेयरिंग में आती है और आकर पता लगता है कि इनके नाम पर, यानी कि सुरेश देवी जी जो कोई मतदाता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, इनके नाम से 27 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें से एक हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रायोजित, संयोजित ढंग से वोटर फ्रॉड नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। आखिर सुरेश देवी कौन है जिनके नाम से आवेदन किया गया कि संजय सिंह की पत्नी के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए? क्या संजय सिंह ने झूठे आरोप लगाए? क्या सुरेश देवी की पहचान को लेकर कोई और उनके नाम से आवेदन कर रहा है? यह तो भयानक मामला है। इस तरह से गलत आवेदन देने वाला कौन है? क्या चुनाव आयोग उसका भी पता नहीं लगा सकता? इन आरोपों को केवल खारिज कर देने से कैसे काम चलेगा, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली के खुद कह रहे हैं 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने का आवेदन 20 दिनों में आया, जो अप्रत्याशित है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आते हैं और 6 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल शाहदरा विधानसभा में मतदाता सूची में कथित धांधली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है। इसके 1 महीने के बाद यानी 6 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, संजय सिंह, राघव चड्ढा नई दिल्ली विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी हताशा में कर रही है क्योंकि उसे पता है वह चुनाव हार रही है। संजय जी, क्या आप लोगों को डर लग रहा है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार भी सकते हैं जिस तरह? ये बड़ी अजीब सवाल पूछा आपने। मतलब चुनाव की प्रक्रिया को साफ सुथरा करना, अच्छा करना, डरना है या सजग होना है? मतलब चुनावी घोटाले को रोकने के लिए प्रयास करने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी एक सजग, सतर्क, लोकतंत्र के प्रति आस्थावान पार्टी है। मेरा सवाल इसलिए था कि तो हम इस चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि 15% वोट इधर उधर हो जाएगा तो परिणाम में सीधा परिलक्षित होगा। इस हिसाब से 15% वोट का हेरफेर कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी घोटाले के माध्यम से, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर दिया। यह बताता है कि चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संदेह किस स्तर पर पहुंच गया है। इसका कारण यह भी है कि पिछले कई चुनावों में फॉर्म 17C, मतदाता सूची, मतदान समाप्त होने के बाद वोट प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर गंभीर सवाल उठे। इसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र है, जहां चुनाव के बाद मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने और हटाने को लेकर विपक्ष की आंख देर से खुली। सवाल उठा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची में 9 करोड़ 28 लाख मतदाताओं के नाम थे, मगर विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9 करोड़ 77 लाख हो गई। यानी लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच करीब 50 लाख नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में वोट देने वालों की संख्या में 75 लाख की बढ़ोतरी देखी गई। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कुछ महीने का अंतर था, लेकिन 50 लाख नए मतदाता कहां से आ गए, इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। लोग पूछने लगे कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में इतने वोटर कहां से आए। जवाब में आयोग ने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रयासों के चलते यह बढ़ोतरी हुई है और राजनीतिक पार्टियों ने भी लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया है। क्या आयोग का यह जवाब संतुष्ट करने वाला है? महाराष्ट्र में नतीजों से 1 महीना पहले राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोक्कलिंगम का बयान आता है। 16 अक्टूबर 2024 को चोक्कलिंगम कहते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अक्टूबर 2024 में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 70 लाख बढ़ गई है। तब उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की कुल संख्या 9 करोड़ 63 लाख है। 16 अक्टूबर की इस खबर को ध्यान में रखिए और अब देखिए 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए वोट डाले जाते हैं। वोटर लिस्ट में 9 करोड़ 77 लाख लोगों के नाम थे।
क्या 1 महीने के भीतर 14 लाख लोग मतदाता सूची में शामिल हो गए? महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोक्कलिंगम के बयान के अनुसार ही राज्य में 60 महीने में 70 लाख नए नाम जोड़े गए, यानी हर महीने औसतन 1,17,000। लेकिन 16 अक्टूबर की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंतिम सूची में तो 14,23,000 का अंतर है। 14 लाख मतदाता 1 महीने के भीतर जोड़ लिए गए। जाहिर है विपक्ष को संदेह करना था, मगर चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को विश्वसनीय और भरोसेमंद बताया है। यह भी सवाल उठा कि मतदान के दिन शाम 5 से रात 11:15 बजे के बीच वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया। इस पर आयोग ने कहा यह सामान्य प्रक्रिया है। यह भी कहा कि इस तरह से वोटर टर्नआउट में बदलाव किया जाना असंभव है, क्योंकि जिस फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट की जानकारी होती है वो चुनाव खत्म होने पर हर पार्टी के एजेंट को दे दिया जाता है। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा ऐसा होना चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े तो साथ के साथ अपडेट किए जाते हैं, इसलिए अगले दिन यह डेटा कैसे बदल सकता है मैं समझ नहीं पा रहा। द वायर पर अपने लेख में परकला प्रभाकर ने लिखा था, वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग देखकर आराम से पता किया जा सकता है कि मतदान केंद्रों में 5 बजे के बाद कितने मतदाता मौजूद थे। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिया और वीडियोग्राफी फुटेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस पर भी राजीव कुमार ने विस्तार से बताया। एवरी कैंडिडेट ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली by the end of the day collects form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been votes have been cast. कहीं तो एक एक 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई वो 7 साढ़े 7 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11 सवा 11 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए, 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल। आज इस सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक हिसाब बता दिया। अगर कोई सारे देश के चुनाव के CCTV देखने बैठेगा उसे 3600 साल लगेंगे। क्या यह इस मांग का जवाब है कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए? कोई हरियाणा के किसी खास बूथ का अगर CCTV मांग रहा है तो क्या उस बूथ का CCTV नहीं दिया जा सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति ही सारे देश की वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहा है? कम से कम पार्टी के स्तर पर कुछ विधानसभाओं के कुछ बूथ के वीडियो तो दिए ही जा सकते हैं। आप याद कीजिए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में CCTV फुटेज के कारण ही तो बीजेपी से जुड़े अनिल मसीह की करतूत पकड़ी गई। मेयर के चुनाव में जब डाका डाला जा सकता है तो विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं हो सकता? CCTV से सच बाहर आया तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। इन्हीं सब बातों का असर आम आदमी पार्टी पर पड़ा होगा, जिसने कई विधानसभाओं में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने और हटाने को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जवाब में बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोगों को आम आदमी पार्टी के लोग मतदाता सूची में डाल रहे हैं। यह तो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार की नाकामी है, चुनाव आयोग की भी। अगर इन आरोपों में जरा भी दम है तो इसी का संज्ञान लेकर बताना चाहिए कि क्या बीजेपी भी झूठे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की तरह। केजरीवाल जी के विधायक ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली दिया और साथ में हर एक को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोटर कार्ड भी बनाया है। रोहिंग्या किसका वोटर हो सकता है ये पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा
के साथ खिलवाड़ है। यह बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। शर्म करिए, झूठ बोलने से बाज आइए। लोकसभा चुनाव के मुकाबले में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 8 लाख से अधिक मतदाता बढ़ गए हैं। अभी पिछले 20 दिन में 5 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने के आवेदन आए हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठते जा रहे हैं। तो क्या उसी के खारिज कर देने को अंतिम राय मान लिया जाए, या चुनाव आयोग को अपनी जांच में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे नागरिकों का विश्वास बढ़े? उसे इस काम में नागरिकों की कमेटी भी बनानी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, जब महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा में कई लाख वोटर बढ़ गए, चुनाव अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 14 लाख वोटर बढ़ गए, तब विपक्ष ने उस तरह से हंगामा नहीं किया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पहले से सतर्क दिखती है। 6 दिसंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने शाहदरा विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। शाहदरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शाहदरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 जनवरी को कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने की एक तय प्रक्रिया है और सभी जानकारी हर स्तर पर राजनीतिक दलों को दी जाती है। वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। फिर भी नाम काटे जाने और जोड़े जाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। हमारे फोन पर इतने तो फालतू मैसेज आते हैं। चुनाव आयोग को उन सभी के फोन पर मैसेज भेजना चाहिए कि आपका नाम मतदाता सूची में है और आपका नहीं। इसी से काफी कुछ सामने आ जाएगा और समय से पहले चुनाव आयोग का संदेश ही प्रमाण बन जाएगा और लोग तुरंत का तुरंत चेक कर सकेंगे। बल्कि यह काम चुनाव आयोग को तभी करना चाहिए जब मतदाता सूची के रिवीजन का काम पूरा हो जाए। 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने और जो ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं, इनके घर जाइए, जिन्होंने 6,000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी। इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी। ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पे दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को ये जानकारी दे दीजिए कि कौन है ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। हमने उसके बाद तीसरी मांग करी कि चलिए आप पता हमें नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते हम जाएं, इन तमाम ऑब्जेक्टर्स को जो इतनी हजारों लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दे रहे हैं, इनको आप अपने चुनाव अधिकारी का जो दफ्तर होता है उसमें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करिए और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के, यानी कि हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि को बुला लीजिए। वही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा पारदर्शी तरीके से। हम इन सबसे पूछ लेंगे कि आपने कोई आवेदन पत्र दिया या नहीं दिया।
दुख की बात यह है कि चुनाव अधिकारियों ने हमारी इस तीसरी मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि जी ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उस ऑब्जेक्टर की प्राइवेसी जो है उस पे एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हम नहीं इस प्रकार से कोई भी मीटिंग बुला सकते। हमने चौथी मांग रखी कि चलिए मीटिंग मत बुलाइए, आपको लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला हो जाएगा ऑब्जेक्टर्स की, कम से कम टेलीफोनिक वेरिफिकेशन तो ऑब्जेक्टर्स की करा लीजिए। यानी कि चुनाव अधिकारी खुद फोन के माध्यम से एक एक ऑब्जेक्टर को फोन कर ये पूछे कि क्या आपका ये नाम है, क्या आपने इतने 85, 90, 100, 110 वोट काटने के आवेदन दिए हैं या नहीं दिए, और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को उस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का हिस्सा बना लीजिए। दुख की बात यह है कि इस टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टर्स की जो हमने मांग रखी थी उसे भी चुनाव अधिकारियों ने नकार दिया और कहा कि यह भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है कानून में करने की। कुल मिलाकर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय फॉर्म 17C की चर्चा होने लगी थी। आम आदमी पार्टी ने फॉर्म 7 को चर्चा में ला दिया, जिसका संबंध वोटर लिस्ट में नाम काटने से है। ठीक है, इसे लेकर राजनीतिक दलों को पहले से सतर्क होना चाहिए, लेकिन यह काम उनका ही नहीं है। राजनीतिक दल के पास कार्यकर्ता नहीं होंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि मर्जी के हिसाब से किसी का नाम काट दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग एक एक मतदाता का रक्षक है, उसका काम है कि किसी का नाम किसी के कहने पर यूं ही ना कट जाए। आमतौर पर गोदी एंकर इसकी जवाबदेही पार्टी पर डाल देते हैं, लेकिन यह काम तो संवैधानिक संस्था का भी होना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या जितने भी लोगों ने आवेदन किया है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उन सब को बुलाकर पर्सनल हियरिंग की गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।